हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एसएम क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित चैप्टर में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो 2024 बोर्ड एग्जाम होने वाला है इस समय फरवरी में। उसी के गणित पेपर में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न 4 या 8 नंबर के आते हैं आपके पेपर में, वही प्रश्न आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। तो जैसे पहला प्रश्न हम लोग के पास दिया है, जो हम लोग का त्रिकोणमिति का चैप्टर है, उस त्रिकोणमिति के चैप्टर में से पहला प्रश्न दिया है कि tan थीटा बटा के 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बटा के 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इस ये कह रहा है कि इतना बराबर इसको सिद्ध करिए। सिद्ध करने वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर न जरूर एक ठो तो जरूर आता है, वो भी 4 नंबर या 6 नंबर का। तो त्रिकोणमिति का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं इसे हल करने के लिए। जैसे tan थीटा को हम लोग sin थीटा बटा के cos थीटा में तोड़ सकते हैं। cos थीटा, इसको हम ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं। tan थीटा को sin थीटा बटा के cos थीटा में तोड़ सकते हैं, और 1 को 1 और माइनस cos थीटा को हम लोग cos थीटा माइनस sin थीटा के रूप में तोड़ सकते हैं। इसी तरह इसको हम लोग तोड़ लेंगे, cos थीटा को cos थीटा को cos थीटा अपार में sin थीटा, फिर बटा में 1 माइनस sin थीटा अपार में cos थीटा। इसको ऐसे तोड़ लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा बटा के cos थीटा, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin थीटा माइनस cos थीटा बटा के पूरे के बटा sin थीटा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। फिर यहाँ पर भी वही काम करके एलसीएम ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर cos थीटा बटा के sin थीटा, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बटा के cos थीटा। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे का गुणा कर देंगे। पलट कर गुणा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बटा के बटा जो होता है उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो वही वाला यहाँ से विधि लगाएंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो sin थीटा का sin थीटा में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा बटा इंटू sin थीटा, ब्रैकेट में कर देंगे इसको, माइनस cos थीटा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है। ये वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। साइन स्क्वायर थीटा बटा के cos थीटा, ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा के sin थीटा, गुणा करना है cos थीटा माइनस sin थीटा से। इतना ये आपका हो जाएगा। इतना पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट कर ले। करने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊंगा। इसी चीज को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो ये वाला सवाल आपका लग जाएगा। मैंने कहा एक चीज यहाँ पर जो आपका एक ट्रिक है, इस सवाल को लगाने का जो मेथड है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको एक जैसा करेंगे। क्या करेंगे, एक जैसा। जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो हम लोग को भी इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना होगा। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, इसके आगे का सवाल हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कैसे माइनस कॉमन लेंगे, देखिए पहले इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस थीटा बटा के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। देखिए यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा आगे आ जाएगा, कॉस थीटा पीछे चला जाएगा। तो यहीं से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में आपका एक जैसा बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा, यहाँ पर आपको एक दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर आकर माइनस कॉमन ले लेना है। सभी बच्चे यहाँ तक तो आ जाते हैं, यहाँ तक आने के बाद वे बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सवाल आपका आसानी से लग जाएगा। तो जब माइनस मैंने कॉमन ले लिया है
तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों तरफ बन गया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सब में से ब्रैकेट करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लिया जाएगा। ये देखिए सब में से कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा के कॉस थीटा और यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा के साइन थीटा। ये आपका ऐसा सरल एक फार्मूला बन जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसका फिर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के दौरान यहाँ पर आपको बच जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको इसी तरह उतार देंगे। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस, यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा बटा के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर ऐसे एलसीएम ले लेंगे, इतना हो जाएगा आपको। तो इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने कक्षा 9 में या 10 में ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ा होगा। अब इसको हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। इतना पहले आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। इतना नोट कर ले के बाद यहाँ पर जैसे 1 अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसा आपका बन जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पढ़े हैं आप? तो आप इस फार्मूले को कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, लिखिए यहाँ पर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर एक और ब्रैकेट में लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है कि ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। तो देखिए ये फार्मूला यहाँ पर बन जा रहा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर अब हम लोग हल करेंगे। देखिए इसको इसी तरह लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद इसको हम लोग हल इसी फार्मूले पे तोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐसे तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुणते कॉस थीटा। ये आपका ऐसा फार्मूला, ऐसा एक फार्मूला बन जाएगा। अब इसको इसके बटा में जो आपका दिया था उसको लिख दीजिए। इसके बटा में दिया था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है, मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले को इसको तोड़ दिया है ऐसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आपका यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका बचेगा। और नीचे देखे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका बचेगा। इतना ही आपका बचेगा। अब देखिए, अब इसको ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा कि ये आपका आंसर आ गया है। हम आपको बताते हैं कि कैसे आपका आंसर आ गया है। देखिए इसको उठाकर एक में भाग दीजिए, इसको उठाकर इसमें भाग दीजिए। तो ये करेंगे 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग। फिर प्लस करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा इसको भी अलग अलग कर दीजिए, साइन थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा बटा के 1 बटा कॉस थीटा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। प्लस
देखिए ये इससे ये कटेगा, सेम चीज है तो एक आ जाएगा। तो देखिए 1/sin थीटा को क्या बोलते हैं? 1/sin थीटा को कोसेक थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसका आंसर 1/sin थीटा गुणते 1/cos थीटा को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, फिर प्लस करके 1। तो 1/sin थीटा को भाई कोसेक थीटा बोलते हैं, तो लिखिए कोसेक थीटा। और 1/cos थीटा को सेक थीटा बोलते हैं, इसको इसको लिखिए सेक थीटा और +1। यही आपका सिद्ध करना था कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा +1, ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही आपका सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। इसको आप लोग ब्रैकेट बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको उतारना है तो यहाँ पर इंड हम लिख दे रहे हैं, अंत का जो है इसके बाद इसको उतारिएगा आप लोग। तो देखिए इसमें दो चीज ध्यान रखिएगा। पहली बार तो हल करने के बाद उस जो बीच में प्लस था उसको मैंने माइनस बनाया था। इस प्लस में यही दो चीज कॉमन है कि -1 बनाएंगे आप, और यहाँ पर a³ माइनस b³ का फार्मूला लगा देंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। तो ये आपका हेंस प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। इसको फिर इसको तोड़ देंगे, मतलब इसमें 2-3 चीज ऐसी हैं जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये वाला सवाल आप आसानी से लगा देंगे। पहला माइनस कॉमन लेना, दूसरा a³ माइनस b³ का फार्मूला लगाना, और तीसरा इसको लाकर ऐसे तोड़ देना, फिर ये आपका आ जाएगा आंसर। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको अगला दूसरा क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहले आप लोग इतना अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न दिया है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, ये बात भी समझ लीजिएगा कि धारा के प्रतिकूल और अनुकूल वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो एग्जाम में जरूर आएगा, ये सब समझ लीजिए। अगर कोई भारी प्रश्नों से भागता जाएगा बच्चों तो वो कभी नहीं मैथ में अच्छा नंबर ला पाएगा। तो ये वाला प्रश्न जरूर आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला भी त्रिकोणमिति वाला। मतलब ये वीडियो आज इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए बनाया गया है। तो देखिए एक नाव 10 घंटे में धारा की प्रतिकूल और अनुकूल क्या होता है सर? प्रतिकूल तथा अनुकूल सर हमें बताइए। देखो बच्चों प्रतिकूल क्या होता है, धारा भी इधर बह रही है, ध्यान से देना, धारा भी इधर बह रही है और आप भी इधर चल रहे हैं, तो इस समय अनुकूल कहा जाएगा। आपकी चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़कर जब बताएंगे तो ये अनुकूल चाल होगा। तो अनुकूल के लिए हमेशा जोड़ेंगे। और प्रतिकूल के लिए क्या होता है? प्रतिकूल के लिए विपरीत होता है बच्चों। जैसे आप इधर जा रहे हैं, धारा इधर से आ रही है, आप इधर से गए, धारा इधर से आ रही है, तो उस समय आपकी चाल घटती जाती है, तो उसे प्रतिकूल बोलते हैं। तो अनुकूल के लिए जोड़ेंगे, प्रतिकूल के लिए घटाएंगे। तो एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए आपको। तो एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर तक धारा तथा प्रतिकूल इतना। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? धारा की चाल और धारा की स्थिर जल में चाल बताना है, और हाँ धारा की स्थिर जल में चाल बताना है, और नाव का चाल बताना है, नाव की चाल। यहाँ पर आपको धारा की चाल बतानी है और नाव की चाल बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज पूछा जाता है उस चीज को पहले माना जाता है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतना रिवाइज करके जाइएगा कि पेपर को फाड़ कर आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए माना धारा की चाल, पहले धारा की चाल मानेंगे हम लोग। धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर नाव की स्थिर जल में चाल, नाव की स्थिर जल में चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया गया है और नाव की स्थिर जल में चाल y किलोमीटर
प्रति घंटा मान लिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल चाल। क्या लिखेंगे? अनुकूल चाल। यहाँ पर सबसे पहले आप निकालेंगे अनुकूल चाल क्या होगा। धारा के अनुकूल चाल क्या होगा? तो धारा के जब अनुकूल बताएंगे तो अनुकूल के लिए क्या मैंने बताया, देखिए अनुकूल को ध्यान दीजिएगा आप लोग। धारा भी इधर बह रही है, आप भी इधर आ रहे हैं, तो ये आपका अनुकूल चाल है। आप इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर बह रही है, तो ये आपका अनुकूल चाल है। यहाँ पर अनुकूल के लिए धारा की चाल प्लस आपकी चाल, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़कर बताएंगे, तो ये आपका हो जाएगा y प्लस यक्स या यक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका अनुकूल चाल हो जाएगा। अब प्रतिकूल चाल लिखेंगे हम लोग। धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको भी हम ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा y माइनस यक्स, ऐसे भी कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी आपका हो जाएगा। धारा के अनुकूल निकाल देंगे, धारा के प्रतिकूल ऐसे आप लोग पहले बना देंगे। अब प्रश्न को पढ़िए कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल और 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाता है तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, 10 ही घंटा में अनुकूल भी जा रहा है और 10 ही घंटा के अंदर प्रतिकूल भी जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहली शर्त अनुसार। प्रश्न को सबसे पहले पढ़ा जाता है पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। देखिए एक नाव 10 घंटे में टोटल पूरा समय, देखिए समय आपका 10 घंटे दे दिया है, 10 हावर, 10 हावर ये आपका समय हो गया है। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, जब प्रतिकूल 30 किलोमीटर, प्रतिकूल दूरी कितना दिया है, देखिए प्रतिकूल आप पहले निकाले हैं, धारा के प्रतिकूल चाल कितना निकाले हैं y प्लस एक्स, तो समय निकाल लीजिए। इसके लिए अगर समय, देखिए समय आपका दिया है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों का, तो पहले प्रतिकूल के लिए कितना समय लगा है चलने में और फिर अनुकूल के लिए कितना समय लगा है चलने में, दोनों को निकाल के जोड़ेंगे और 10 घंटे के बराबर कर देंगे। भाई ये तो हो जाएगा। मैंने 10 घंटे में अनुकूल भी गया और प्रतिकूल भी आया हूं, तो दोनों को जोड़कर 10 के बराबर हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रतिकूल के लिए, प्रतिकूल के लिए ये प्रतिकूल के लिए आपका है। प्रतिकूल के लिए पहले क्या लिखेंगे, प्रतिकूल दूरी कितना दिया है 30 किलोमीटर। यहाँ पर समय बराबर दूरी बटा समय का फार्मूला, दूरी बटा चाल, ये आपका फार्मूला पढ़े होंगे कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा है, स्पेस नहीं है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ से पहले आप लोग समय निकालेंगे, समय निकालिए, क्योंकि ये प्रतिकूल के लिए समय है। दूरी आपका 30 दिया है और चाल आपका प्रतिकूल के लिए चाल मैंने बताया है y माइनस यक्स, किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैंने बताया था, और 30 किलोमीटर ये। तो समय आपका कितना आया है, टोटल की बात करें तो समय आपका 30 बटा y माइनस यक्स, ये आपका प्रतिकूल के लिए समय आया है। अब अनुकूल के लिए समय निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखिए अनुकूल के लिए समय, अनुकूल के लिए समय की बात करें, यहाँ पर भी प्रतिकूल के लिए समय लिख लीजिएगा। यहाँ पर समय बराबर इतना फार्मूला लग गया, तो अनुकूल के लिए समय के लिए फिर यहाँ पे लगाएंगे समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय आपका कितना, तो यहाँ से लिखिए निकल जाएगा आपका समय बराबर दूरी आपका कितना दिया है 44 किलोमीटर, अनुकूल वो 44 किलोमीटर गया है, तो यहाँ पे लिखिए 44 किलोमीटर, 44 ये गया है। और चाल अनुकूल के लिए चाल मैंने x प्लस वाई बताया था, x प्लस वाई घंटा, मतलब अनुकूल दूरी तय करने में लगा समय इतना है और प्रतिकूल के लिए लगा समय इतना है।
दोनों को बॉक्स बना लीजिए, एक बॉक्स में ब्रैकेट में कर लीजिए। अनुकूल के लिए लगा समय इतना, प्रतिकूल के लिए लगा समय इतना। तो क्वेश्चन में दिया है 10 घंटे। इस 10 घंटे में अनुकूल भी गए हैं आप और प्रतिकूल भी गए हैं आप, तो दोनों को मिलाकर 10 घंटे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि 30 प्लस 30 बटा यक्स, इसको ऐसे है, ये इसको कर लीजिए ऐसे, हम बता रहे हैं आपको, y माइनस यक्स प्लस 44 बटा y प्लस एक्स इजकल टू 10। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण बन गया आपका। तो इसे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। हम आपको फिर से शुरू से बता देते हैं कि ये कैसे हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे कि माना धारा की चाल x किलोमीटर, नाव की स्थिर जल में चाल y किलोमीटर। अनुकूल चाल y प्लस x हो जाएगा, अनुकूल के लिए जोड़ेंगे, प्रतिकूल के लिए घटाएंगे, y माइनस एक्स प्रतिकूल के लिए हो जाएगा। पहली शर्त के अनुसार, देखिए पहली शर्त के अनुसार क्या दिया है, दिया है कि 10 घंटे में हम अनुकूल गए भी हैं और प्रतिकूल आए भी हैं। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों क्रिया जो हो रही है वो 10 घंटे के अंदर हुई है। तो हम लोग एक दिमाग लगाया मैंने कि पहले अनुकूल का समय निकाल लें और प्रतिकूल का निकाल लें, दोनों को जोड़कर 10 के बराबर कर देंगे तो समीकरण 1 मिल जाएगा। तो ये आपका किया गया है। पहले इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें। अब हम लोग चलेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। तो दूसरी शर्त के अनुसार बच्चों प्रश्न में दिया है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। यहाँ पर भी वही चीज दिया है कि 13 घंटे में प्रतिकूल भी जा रहा है और अनुकूल भी आ रहा है, मतलब दोनों क्रिया, प्रतिकूल की क्रिया और अनुकूल की क्रिया दोनों 13 घंटे के अंदर हो रही है। तो इसमें भी वही काम करेंगे सर। क्या करेंगे, पहले अनुकूल जाने में लगा समय, फिर प्रतिकूल जाने में लगा समय, दोनों को लेकर जोड़कर समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। फिर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कर हम धारा की चाल तथा नाव की चाल दोनों निकाल सकते हैं। तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार यहाँ पर देखिए 13 घंटे में वह, सबसे पहले पूरा समय लिखिए, टोटल समय, पूरा समय। इससे पहले भी मैंने समय लिखा था, उसको पूरा समय कर लीजिएगा। पूरा समय 13 घंटा दे दिया है आपको। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे प्रतिकूल जाने में लगा समय, प्रतिकूल जाने में लगा समय या प्रतिकूल के लिए समय निकालिए, प्रतिकूल के लिए समय। तो समय बराबर मैंने आपको बताया है दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी आपका कितना दिया है 40 और चाल आपका कितना दिया है, चाल प्रतिकूल के लिए y माइनस एक्स होगा, ये आपका चाल होगा। तो इतना घंटा आपका आ गया प्रतिकूल के लिए समय, हावर, प्रतिकूल के लिए ये आपका समय आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे अनुकूल के लिए समय। जैसे पहले मैंने किया था उसी तरह इसको भी करना है, अनुकूल के लिए समय, के लिए समय। अनुकूल के लिए समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना दिया है 55 और अनुकूल के लिए दूरी मैंने बताया है y प्लस यक्स। ये आपका अनुकूल के लिए समय निकल गया। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों क्रियाएं 13 घंटा के अंदर हो रही हैं, तो दोनों को जोड़कर बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर एक समीकरण हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पूरा समय, या ऐसे लिखिए, क्या दिया था ये 40 बटा y माइनस यक्स प्लस 55 बटा y प्लस यक्स, दोनों को जोड़कर 13 घंटे के बराबर कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको हल किया जाएगा। तो कैसे करेंगे, समीकरण 1 मैंने आपको क्या बताया था, समीकरण 1 मैंने आपको जो बताया था उसको हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। सबसे पहले इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। फिर इसके बाद हम इसको दोनों को समीकरण को हल करते हैं। फिर नाव की चाल तथा स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों आपको बताते हैं। पहले इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 यहाँ पर लिखा गया है कि 30 बटे y माइनस एक्स प्लस 44 बटे y प्लस एक्स बराबर 10। समीकरण नंबर 1 ये दिया है और समीकरण नंबर 2 ये दिया है। तो इस दोनों समीकरण को हल करने के लिए क्या करना चाहिए, आप लोगों के मन में
प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि आ रहा होगा। तो हम इसे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप लोग जानते हैं कि विलोपन विधि को लगाने के लिए किसी एक साइड को बराबर रहना चाहिए। तो इसमें से कोई भी बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण समीकरण एक में तीन से गुणा तथा समीकरण दो में चार से गुणा करने पर गुणा करके क्या करेंगे हम लोग, घटाने पर आप लोगों ने विलोपन विधि पढ़ा होगा। अगर विलोपन विधि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाकर आप लोग विलोपन विधि पढ़िए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम विलोपन विधि का एक नया वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले समीकरण एक में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर। तो समीकरण एक में 3 से गुणा करिए, नहीं समीकरण एक में 4 से गुणा करेंगे आप, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। समीकरण एक में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तभी ना 120 होगा तो बराबर होगा। तो समीकरण एक में 4 से गुणा करिए तो 120 बटा y माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा। और 4 से इसमें करिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 176 बटा y प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका। और बराबर 4 से गुणा करेंगे तो 40, ये समीकरण नंबर 3 इसे बना दीजिए। और फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 3 से गुणा करिए तो 120 बटा वाई माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 3 से 55 में गुणा करिए, 5 3 15, 5 3 15, 116, 165 बटा के वाई प्लस एक्स, ये आपका हो जाएगा इजकल टू 13 3 39, ये 39 हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को घटा देंगे। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पे रखकर हम माइनस प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस ये माइनस, ये भी माइनस, तीनों जगह माइनस। 120 बटा वाई माइनस एक्स से 120 बटा वाई माइनस एक्स पूरा कट जाएगा। 176 में से 165 घटाइए, 176 में से 165 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, एक ये बचेगा, एक 11 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 11 बटा वाई प्लस एक्स इजकल टू 40 में से 39 घटाएंगे तो एक बचेगा। तो यहाँ से एक और आपको समीकरण मिलेगा, एक्स प्लस वाई बराबर 11, ये आपका, इसे समीकरण नंबर ए मान लीजिए, ए। और ए के द्वारा समीकरण नंबर एक में रखकर, ए का मान समीकरण नंबर एक में रखकर y माइनस एक्स का मान निकाल लीजिए, या x माइनस वाई का मान निकाल लीजिए। तो लिखिए ए का मान समीकरण एक में रखने पर तो एक में जब रखेंगे तो आपका y माइनस एक्स का मान निकल जाएगा। तो एक समीकरण नंबर एक क्या है, 30 और y माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा। और 44 बटा 11, ये आपका, यहाँ पर x प्लस वाई का मान 11 रख देंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10। तो 11 से 4 बार में ये कटेगा तो 30 बटा वाई माइनस एक्स इक्वल टू प्लस ये आपका 4 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो सब मिला जुला कर आपका, हमको लग रहा है कि आ जाएगा, यहाँ से एक समीकरण मिलेगा y माइनस एक्स बराबर 5, यही आपको मिलेगा। 10 को इसमें से घटाएंगे 6 बचेगा, फिर यहाँ से 6 बचेगी, ये आपका समीकरण नंबर बी आपको मिल जाएगा, समीकरण नंबर बी। तो समीकरण ए और बी आपको मिल गया है। अब यही समीकरण से आपको धारा की चाल और नाव की चाल मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रश्न बहुत लंबा जा रहा है, 2 पेज या 3 पेज में आपका ये प्रश्न लगेगा, लेकिन ये प्रश्न इतना आसान है कि आपको बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर 7 नंबर तक दे सकता है। तो इसे खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। तो समीकरण ए और बी आपको मिल गया है। अब हम नेक्स्ट पेज में आपको बताएंगे कि धारा की चाल और नाव की चाल क्या होगी। तो इतना बताने के लिए सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
यहाँ पर आपका दो समीकरण बन चुका है। पहला समीकरण y प्लस एक्स बराबर 11, ये समीकरण बन चुका है। और समीकरण नंबर बी y माइनस एक्स बराबर 5। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरण को घटा देंगे। तो घटा देने पर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस से प्लस वाला y कट जाएगा और प्लस प्लस ये 2x हो जाएगा आपका। और यहाँ पे माइनस है तो 11 में से 5 हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, 11 में से जब 5 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो यक्स का मान यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। जब यक्स का मान यहाँ पर निकल गया तो y का मान निकाल लेंगे हम। यक्स बराबर 3 तो y का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यक्स का मान 1 में रख दीजिए। तो यक्स का मान समीकरण ए में रखिएगा, 1 में नहीं। एक आपका समीकरण बहुत बड़ा है, y का मान निकालने में बहुत आपको दिक्कत होगी। तो यक्स का मान समीकरण ए में रख देंगे। तो ए दिया है आपका y प्लस यक्स इक्वल टू 11। तो यक्स का मान कितना आया था, 3 आया था आपका, यहाँ पर 11 है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3। तो y का मान आ जाएगा आपका 8। y बराबर आ जाएगा 8, यक्स बराबर आ जाएगा 3। तो यक्स को मैंने क्या माना था, यक्स को मैंने धारा की चाल मानी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की चाल इक्वल टू, धारा की चाल आपका यक्स आया था जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और स्थिर जल में नाव की चाल की बात करें तो स्थिर जल में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी आपकी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में नाव की चाल आपकी हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये प्रश्न बहुत भारी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न भारी तो है, कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। लेकिन ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आपको 7 या 8 नंबर देकर जाएगा। 7 या 8 नंबर बहुत बोर्ड के पेपर में बहुत मायने रखता है। तो इस प्रश्न को अच्छे तरह से रिवीजन करके जाइएगा। अगर ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आया है तो हम दोबारा नहीं बताएंगे आपको। आप क्या करिएगा, वीडियो को और पीछे करके फिर एक बार देख लीजिएगा, इसे बार बार लगाइएगा, जिससे कि ये प्रश्न आपका हो जाए। अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को आप अपने कॉपी में नोट कर लें।